नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव एक बार फिर गपशप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हमारे बीच हैं सुनैना शुक्ला जी। आप लखनऊ बाराबंकी से हैं और आपने भारतेंदु नाट्य अकेडमी से 2 साल का कोर्स किया। फिर उसके बाद एसआरसी रेperटरी में रहे, फिर एनएसडी रेperटरी में रहे और अभी बॉम्बे में हैं और बॉम्बे में थिएटर भी करते हैं, सीरियल भी करते हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि जब वो अपना सफ़र तैयार कर रहे थे, सफ़र बना रहे थे, तो कैसे उन्होंने अपने सफ़र को तय किया, कैसे बनाया, कैसे प्लान किया। चलिए मिलते हैं सुनैना जी से। सुनैना जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आपका आप? बहुत-बहुत मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपको बहुत-बहुत स्वागत है और अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच। कि इस तरह हम दोनों बात कर पा रहे हैं, है ना? जी, 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 वो भी आज जब बीएनए में गया था, है ना? जी, तब आप जी, स्टूडेंट थे, बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ। वो। तो मैं चाहूँगा कि आपने एक्टिंग को अपना करियर पहले से प्लान किया था या बाद में जुड़े उससे आप? कैसे एक्टिंग में आए आप? मतलब हाँ, अगर आप बोलेंगे तो बचपन से मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब वो होता है ना कि अब कुछ भी न्यूज़ आ रही है या मैं छोटी थी तो चित्रहार आता था या और छोटे-छोटे कुछ प्रोग्राम्स आ रहे हैं एक्टिंग के, तो मैं उसको देख के उसकी मिमिक्री करती थी। और मैं अपनी मम्मी को दिखाती थी कि देखो मम्मी कैसा लग रहा है, मैं ऐसे कर रही हूँ। और फिर मम्मी उसको प्रॉपर देखती थी। मतलब कभी अगर मम्मी का थोड़ा-सा भी अटेंशन डाइवर्ट होता था, तो मैं मम्मी को बोलती थी, "नहीं, नहीं, नहीं मम्मी मुझे पूरा देखिए, मुझे देखिए।" तो मतलब वो कीड़ा तो कहीं न कहीं बचपन से था। बट बिकॉज़ पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और घर में बहुत स्टडीज़ का एक माहौल था, तो उसको बहुत ज़्यादा कभी उसकी कभी उसको बहुत बोल नहीं पाए कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे इस फील्ड में जाना है। बट जब मैं बड़ी हुई और मैंने अपनी फीलिंग्स को अपनी मम्मी के साथ शेयर किया, तो फिर मम्मी ने मेरे को बहुत हेल्प किया इस फील्ड के लिए और मम्मी ने बोला कि ओके, जाओ अपने आप। हाँ, तो वो एक रहा। हालाँकि पापा बहुत अगेंस्ट थे, उनको लग रहा था कि नहीं, नहीं ये तो बहुत टफ है और गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ है। बट मैंने पापा को बोला, मैंने कहा अगर लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो रिस्क लेने के लिए आपने क्या प्लान बनाया है? क्या किया अ जाए, कैसे किया जाए? एक ये बहुत सही बात है आपने ये जो क्वेश्चन किया कि आपने क्या प्लान आउट किया। बिकॉज किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए उसको प्लान आउट करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर तरीके से उसको प्लान आउट करना बहुत जरूरी है। हुँ, अगर जैसे मैं बहुत से लोगों को मुंबई में देखती हूँ या मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि उनको एक्टिंग करनी है, एक्टिंग का कुछ भी नहीं आता है, बट वो सिर्फ क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर है कि उन्हें एक्टिंग करनी है, वो आ जाते हैं कि उन्हें एक्टिंग करनी है। बट ऐसा नहीं होता है। जैसे हम एक प्रॉपर डॉक्टर या जैसे इंजीनियर एक प्रॉपर पढ़ाई करके डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, वैसे ही हुँ, एक्टिंग का भी एक प्रॉपर कोर्स होता है। एक ये एक साधना है, ये एक पूरी विधा है जिसको आपको अपने अंदर एक तरीके से देखा जाए तो उसको अपना बनाना पड़ता है। इसकी वजह से पहले मम्मी ने बोला कि ऐसे तो नहीं, तो मम्मी भी क्योंकि मेरी फील्ड में तो मेरी फैमिली में कोई इस फील्ड में था ही नहीं, हमारा दूर दूर तक कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। तो मम्मी ने बोला कि हमें जरूर एक प्रॉपर वे सर्च आउट करना पड़ेगा कि कैसे मैं अपनी बेटी को भेजूं। हुँ, फिर उसी दौरान हमें पता चला कि लखनऊ में बीएनए जैसा एक इंस्टीट्यूट है जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और हुँ, थिएटर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप प्रॉपर पढ़ाई करके थिएटर को समझ सकते हो, जान सकते हो और आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। फिर मैंने बीएनए का एग्जाम दिया और बीएनए 2 साल वहां पे ट्रेनिंग ली, प्रॉपर एक्टिंग क्या होती है उसको जाना समझा। वहां पे बहुत ही रिनाउंड थिएटर डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया और अच्छे प्लेस किए। वो एक अद्भुत अद्भुत एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर बिकॉज ऑफ बीएनए मेरा श्री राम सेंटर रेपेट्री में सिलेक्शन हुआ, वहां 1 साल काम किया। उसके बाद फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी में काम किया। तो वो एक देखा जाए तो जो वे बनता गया, सीखते गए, लर्न करते गए, एक्टिंग को अपना बनाते गए, उसको कितना इजी है, वो कितना सहज है, उसको समझते गए।
जो कि पहले बहुत बहुत ही टफ लगता था, जिसको करना ऐसे लगता था अच्छा ये ऐसे करना है, अच्छा इसको ऐसे बोलना है, एक लाइन को ऐसे बोलना है तो उसको कितना ड्रामेटाइज कर दे। नहीं 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 नहीं, ये चीज ड्रामेटाइज करनी है या उसको किस ईज से बोलना है, ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग से मुझे समझ आया। तो जब आप बीएनए में कर रहे थे तो मतलब आपकी क्या सोच थी? बीएनए ने आपकी एक्टिंग में क्या निखार किया? किस तरह के चेंजेस आए? है ना? मतलब एक्टिंग को लेके, क्योंकि आपने जैसे आप बाराबंकी से, बाराबंकी में आपने पहले थिएटर किया होगा, तो वहाँ कैसे थिएटर करते थे? तो किस तरह से ट्रेनिंग आसान रही या कठिन रही? ट्रेनिंग में क्या दिक्कत हुई आपको? नहीं नहीं, ट्रेनिंग तो बहुत ही, ऑफ कोर्स आप जब किसी ट्रेनिंग से गुजरते हो, किसी ट्रेनिंग में हुँ, रहते हो, तो नो डाउट आपको वो बहुत टफ फील होती है कि यार ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा सुबह 6 बजे उठ के आपको योगा क्लास जाना है, हुँ, उसके बाद आपको डांस क्लास जाना है, उसके बाद आपको म्यूजिक करना है, उसके बाद आपको एक्टिंग तक पहुंचना है। अरे हमने तो ये सोचा ही नहीं था, एक्टिंग तो सिर्फ एक्टिंग करना है, हमें डायलॉग बोल देना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सब उसके पार्ट्स होते हैं जिनसे गुजरते हुए आपको एक्टिंग तक पहुंचना होता है, आपको मेन पर्दे तक पहुंचना होता है। तो ये जो एक ट्रेनिंग आपको सिखाती है ना, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता, वो आपको कोई नहीं बता सकता। हम बहुत ही एमेच्योरिश होते हैं जब हम बाहर एक्टिंग कर रहे होते हैं। मतलब एमेच्योरिश मतलब मेरा मतलब ये कि जब हम नए नए होते हैं, जब हम एकदम थिएटर की दुनिया में आए होते हैं और हम सोच रहे होते हैं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो कमाल कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या करना। वो हमें ट्रेनिंग बताती है, वो हमारे टीचर्स हमें बताते हैं, हमारे थिएटर डायरेक्टर्स जिनके साथ हम प्ले कर रहे होते हैं वो हमें बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर। तो वो जो एक बीएनए की ट्रेनिंग में मैंने सीखा कि एक पूरा प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है। बेसिकली आप मेथड समझते हो कि अच्छा ये मेथड है, उसके बाद उसके जो इक्वेशंस और उसके जो सम्स होते हैं उनको सॉल्व आउट आप ही करते हो। और हर इंसान का अपना एक प्रोसेस होता है, अपना एक तरीका होता है उसको करने, आपका अलग मेरा अलग। लेकिन जो एक फॉर्मूला है, जैसे कि मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, वैसे हमारे थिएटर में होता है, उन्होंने आपको ये बताया, अब हुँ, आपका वे है कि आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो बस वही है, वो जो फॉर्मूला हमें जो पढ़ाया जाता है ट्रेनिंग में, वही हमें आगे लेके जाता है। और फिर सही बाकी है। तो आपका, हाँ आपका कैप्चरिंग पावर है, आप कैसे उसको ग्रास्प करते हो, आप कितनी जल्दी अपने कैरेक्टर को पकड़ते हो, कैसे हुँ, उसको पोर्ट्रे करते हो, ये सारी चीजें, सारी टेक्निक्स आपको वहां बताई जाती है, सब कुछ आपको बिल्कुल, पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। तो जो वहाँ प्रोडक्शंस होते हैं और जो ट्रेनिंग होती है, तो प्रोडक्शन तो एक ज़रिया होता है जिसमें आप जो आपने सीखा उसको अप्लाई कर पाएँ। तो कोई ऐसा प्रोडक्शन जो आपने किया हो, जो जिसमें आपको जद्दोजहद बहुत करनी पड़ी अपने आप को लेके, ये रोल कैसे करें, किस तरह से रोल में जाएँ, कैसे रोल को समझें? क्योंकि शुरुआती दौर में बहुत मुश्किलात होती हैं, मतलब हाँ। इन बातों को लेके, है ना? हम्म, और जब प्रोडक्शंस होते हैं तो और भी ज़्यादा होती है, जब रोल्स मिलते हैं तो, हम्म, हम्म, है ना? कि अब रोल तो मिल गया, लेकिन रोल के लिए जो सीखा है उसको उसमें अप्लाई करना है। तो हम्म, ऐसा कोई प्रोडक्शन जहाँ आपको ये इस तरह से जद्दोजहद करनी पड़ी हो? हम्म। एक तो जैसे कि आपको पता है कि एक आप ही के साथ मैंने प्ले किया था, अंधा युग। आप खुद ही आए थे बजाज सर के साथ। हाँ, मैं और असिस्टेंट था और बजाज सर ने मुझे मौका दिया था कि मैं भी उनके जी साथ सीख पाऊँ, जान पाऊँ। 2 प्ले किए थे बजाज सर ने, अंधा युग और खामोश अदालत हम, जारी है। तो वो जो अंधा युग रहा 2007 में हमने वो प्ले हुँ, किया था, मैंने वो प्ले आपके साथ किया था। तो उस दौरान मतलब मैं अंधा युग के दौरान मैं बहुत ही छोटी थी, बहुत ही बच्ची थी 2007 में, और वो गांधारी जैसा इतना बड़ा कैरेक्टर करना मतलब वॉज अ वेरी बिग डील फॉर मी सीरियसली। और उसको बहुत हल्के में ले लेना, उसको समझना नहीं, उस कैरेक्टर का क्या ऑरा है, क्या पार है, वो उसको समझना नहीं। तो वो मुझे पकड़ने में बहुत मुश्किल हुई। और उसको बजाज सर ने जिस तरीके से, जिस सहज तरीके से मुझे बताया, मुझे सिखाया, थोड़ा डांटा, थोड़ा प्यार के साथ,
तो वो मेरे लिए बीएनए में बहुत ही टफ रहा। और गांधारी के बाद इनफैक्ट मैंने एक और बहुत ही ज्यादा क्लासिक प्ले किया, मैकबेथ, जिसमें मैं खुद लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। तो वो भी मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। राज बिसारिया सर उसको डायरेक्ट कर रहे थे उस प्ले को। बट इस कैरेक्टर तक बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी मैंने उस कैरेक्टर को पकड़ लिया था। तो वो कैरेक्टर भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत मजा आया मुझे बिसारिया सर के साथ वो करते हुए। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत एक तरीके से देखा जाए एज एन एक्टर आपको बड़ा ठहराव दिया। मतलब वो ठहराव आपके बीइंग एन एक्टर आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर वो ठहराव नहीं है तो आप कैरेक्टर को पकड़ नहीं सकते। जी। ऐसी क्लासिक प्लेस करने में बहुत ही ठहराव चाहिए। और कैसे आप कैरेक्टर्स को ठहराव के साथ कर सकते हो, ये आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स के साथ ही सीखने का मौका मिलता है। सीरियसली, नो डाउट, नो डाउट। और मैं आपको बोलूंगी आई एम वेरी लकी जो मैंने इतने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। अच्छा, एक बात जो मेरे ज़हन में उठ रही है कि जब हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें एक्टिंग के बारे में पढ़ाई जाती हैं। जैसे इंडियन क्लासिकल ड्रामा की भी बात होती है कि इंडियन कलर का स्टाइल का एक्टर ऐसा होता था, या फार्स में ऐसा होता था, या कंटेम्परेरी एक्टर ऐसा होता है। तो इतना सारी चीज़ पढ़ने के बाद, तो कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ गुडमुड हो गया, या हाँ। एक्टर अपने अपने आप को कैसे सर्च करता है कि वो किस तरह का एक्टर बनेगा, या कुछ अपने आप को किस तरह के एक्टर में ढालेगा, क्योंकि वहां तो बहुत सारी थ्योरीज बताई जाती है ना? करेक्ट। कि स्टेनिस्लॉवस्की की थ्योरी है, ये ब्रेख्त की थ्योरी है। तो कैसे अपने आप को आप सर्च करते हो कि मुझे इस दिशा में जाना है, मुझे इस तरह का एक्टर बनना है? नो डाउट। एक तो आपकी खुद की कुछ पसंद होती है कि आपको ऐसा काम करना है, नो डाउट। और एक जैसी आपकी पसंद होती है ना, कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो वो आपकी परफॉर्मेंस में इनबिल्ट होती है। वो खुद से आपकी परफॉर्मेंस में दिखता है। जैसे कुछ एक्टर्स बहुत ही, नो डाउट, बहुत ही फैंटाबुलस एक्टर्स होते हैं, बट अच्छा लाउड परफॉर्मेंस होती है। लेकिन वो ऐसे ऐसे मतलब उनकी परफॉर्मेंस ऐसी कमाल होती है कि आपको लगता है वाओ। वो कहीं भी किसी भी एंगल से लाउड नहीं लगता है। वो ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर ऐसा ही था। और अगर आप उनको कह दोगे कि वो बहुत ही थोड़ा अंडर प्ले कर दे या थोड़ा ऑल डाउन कर दे, तो वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते क्योंकि उनका वे ऑफ डूइंग वैसा है ही नहीं। वो लाउड है, लेकिन वो इतना सहज लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हम उस कैरेक्टर को अपने जैसा समझने लगते हैं। हमें लगता है अरे हाँ, ये हमारी किसी सोसाइटी के बीच का ही तो है। तो वो एक चीज होती है कि और बहुत से एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अंडर प्ले करते हैं, जिनको खुद से वो स्टार्टिंग से बहुत ही अंडर प्ले करना पसंद करते हैं, और उनको वही उनका वे ऑफ डूइंग भी वही होता है, और उनको वैसे ही कैरेक्टर्स पसंद है कि नहीं मुझे इस स्ट्रीम में जाना है, मुझे ऐसे आगे बढ़ना है। और वो अपने आप को वैसे ही पोर्ट्रे करते हैं। और नो डाउट अभी आज के टाइम में अगर आप ले लें तो आज के टाइम में तो यही चल रहा है। मतलब आप कितना सहज, कितना ईज के साथ आप अपने आप को पोर्ट्रे कर, और कितना हल्के से आप अपनी बात कह के निकल सकते हो। आजकल तो ऑडियंस यही अंडर प्ले को पसंद कर रही है। बट उस अंडर प्ले के साथ भी जो कंट्रास्ट के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग जो ये बोल रहे हैं कि नहीं अंडर प्ले चल रहा है, उसमें भी आज भी अगर आज के दौर में हम देखें तो कितने ऐसे रिनाउंड एक्टर्स हैं, कितने ऐसे फेमस एक्टर्स हैं जो एक अपना देखा जाए तो थोड़ा मेलो के साथ या थोड़ा लाउड परफॉर्मेंस के साथ भी अपने आप को बहुत अच्छे से स्टेब्लिश कर रहे हैं, और हम लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। आप हो, मैं हूँ, और हमारी ऑडियंस हो, तो वो उनको वैसे ही पसंद करती है। अच्छा, तो आपने मतलब बीएनए किया, एक कोर्स किया, तो उसके बाद दिल्ली के लिए प्लान क्यों किया? मतलब आप डायरेक्ट बॉम्बे भी जा सकते थे, सीधा वहां से बॉम्बे करेक्ट। जा सकते थे, लेकिन आपने प्लान किया दिल्ली के लिए, क्यों? ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। इनफैक्ट ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा। इनफैक्ट मेरे कुछ खुद खुद के बैचमेट्स ने पूछा, बीएनए के लोगों ने पूछा कि भाई हम बीएनए करने के बाद मुंबई चले गए, तुमने बीएनए के बाद दिल्ली का रुख क्यों किया? नो डाउट। तो मैं इस लेवल पे, मैं इस मामले में आपको ये बोलूंगी कि मतलब
दिल्ली जो है, दिल्ली हिंदी थिएटर का गढ़ है। मतलब दिल्ली अपने आप में बहुत रिच है थिएटर के मामले में, और हिंदी थिएटर डायरेक्टर्स के मामले में। और मतलब मुझे दिल्ली में थिएटर करना था, और बहुत अच्छी जगह करना था, नो डाउट। मुझे तो ऑफ कोर्स मन था कि मैं जैसे ही जाऊं मेरा तुरंत एनएसडी रेपेटी में सिलेक्शन हो जाए और मैं वहां परफॉर्म करूं। लेकिन फिर मैंने एग्जाम दिया एसआरसी रेपेटी का और मेरा वहां हो गया। और एसआरसी रेपेटी में भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। और सच बोलूं ना, तो आप जब ट्रेनिंग लेते हो, जैसे मैंने ट्रेनिंग ली बीएनए में, मैं वहां से ट्रेंड हुई, लेकिन अपनी ट्रेनिंग को आप रिफॉर्म कैसे करोगे? उसका वे क्या है? आपको कौन बताएगा कि आप परफेक्ट हो गए हो, या आप जो सीख के आए हो आप उसको कर रहे हो वो सही है? कोई नहीं। रेपेट्री इज अ प्रोफेशनल कंपनी विच नॉर्मली हायर एक्टर्स। तो वहां पे जब आप बाहर के डायरेक्टर्स आते हैं और जब आप उनके साथ काम करते हो और आप अपने आप को बोलते हो कि नहीं हम तो सीख के आए भाई, हम ट्रेंड एक्टर हैं, और तब वो आपको बताते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या सीख के आए हो। रेपेट्री ऐसी जगह है जहाँ पे आप सीख के आते हो और उसके बाद आपको पूरा धो दिया जाता है, पूरा आपको उतार दिया जाता है। वहां पे जो आपके सीनियर्स होते हैं आपको वो सबसे पहले स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि आप जीरो हो, हमारे सामने आप कुछ नहीं हो। और आपको आपको ऐसा लगता है आप मुझे बोल रहे हो, अरे मैं इतना सीख के आया हूँ। तो रेपेट्री में मैंने वो, चाहे श्री राम सेंटर रेपेट्री हो चाहे एनएसडी रेपेट्री हो, नो डाउट मैं आज भी सल्यूट करती हूँ, मैं आज भी बो डाउन करती हूँ, मैं आज भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने वहां पे बहुत सीखा है, वो चाहे श्री राम सेंटर रेपेट्री हो चाहे एनएसडी रेपेट्री हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो 2 साल नहीं दिए होते तो मैंने बहुत कुछ मिस किया। सीरियसली मैंने बहुत मिस किया। मुझे दोनों जगह से बहुत मिला। इनफैक्ट जब मैं श्री राम सेंटर रेपेट्री से जब एनएसटी रेपेट्री का मैंने एग्जाम दिया, मेरा इंटरव्यू था, तो मुझे आज भी याद है कि अमाल अल्लाना मैम ने मुझसे पूछा था कि यार आप तो खुद ही एक रिनाउंड रेपेट्री में काम कर रही है, क्या जरूरत है आपको यहाँ काम करने की? तो मैंने उनको यही बोला था कि नहीं मैम, मैं श्री राम सेंटर रेपेट्री में काम कर रही हूँ, बट ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये बड़ा स्टेज है और मुझे यहाँ भी काम करना है। तो उन्होंने बोला ओके। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस, नो डाउट, मैंने अगर वो 2 साल नहीं किया होता ऐसी रेपेट्रीज में काम, तो मैंने मिस किया। तो दोनों रेपेट्री में आपने क्या अंतर महसूस किया, श्री राम में और एनएसडी रेपेट्री? हाँ, मैंने डिफरेंस ये फील किया कि नो डाउट दोनों रेपेट्रीज अपने आप में बहुत अच्छी हैं, दोनों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और वो दोनों दोनों रेपेट्रीज के जो स्टेज जिस पे मैंने परफॉर्म किया वो मेरे लिए एक मतलब रिस्पेक्ट है। और थिएटर तो ऑफ कोर्स मेरी प्रेयर है, नो डाउट। तो लेकिन हाँ, ये एक बोलूंगी कि जैसे कि अगर आप देखा जाए तो एनएसडी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक मन था कि यार दिल्ली आए हैं यार, श्रीराम सेंटर रेपेट्री में काम कर रहे हैं, एनएसडी रेपेट्री में नहीं था तो मतलब क्या। तो ये भी था कि मेरे को करके जाना है। तो मैं इस वजह से भी मैंने एनएसडी रेपेट्री का एग्जाम दिया था, और जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं इतनी खुश, वाओ। मतलब वाओ, मैंने कर लिया। इनफैक्ट मैं उस टाइम पे बहुत छोटी भी थी, तो सब लोग मुझे कहते थे बेटा तुम स्कूल करो, तुम कहाँ बच्ची हो रेपेट्री में आओगी। और मैं कहती थी नहीं नहीं, मैं बच्ची दिखने में हूँ बट मेरा होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद सब लोगों ने बोला हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वेरी गुड, यू डिजर्व इट। तो वही था कि दोनों रेपेट्रीज में काम करके बहुत अच्छा लगा, और नो डाउट बहुत कुछ सीखने को। और जैसे कि आपको खुद ही पता है, वो चाहे श्री राम सेंटर रेपेट्री हो चाहे एनएसडी रेपेट्री हो, हमारे जो डायरेक्टर्स होते थे वो यहाँ भी ऑलमोस्ट वो आते ही थे और वहां भी आते ही, तो ट्रैवल करते थे। आपको तो पता ही है, दोनों रेपेट्रीज में फुली उनकी विजिट्स रहती थी और उनके साथ इधर के उधर के दोनों एक्टर्स ने काम किया। हाँ, लेकिन जैसे कि एनएसडी रेपेट्री में शोज बहुत ज्यादा होते हैं कि हम हाँ, शोज पे नो ज्यादा डाउट। शोज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा शोज कर पाए, ज्यादा ज्यादा जगह जा पाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल कर पाए, है ना? तो वो कितना सपोर्ट करता है कि एक्टर को एक्टर बनाने के लिए? बहुत सपोर्ट करता है, एनएसटी रेपेट्री बहुत सपोर्ट करता है। और सच मामले में मैं बोलूँ, अगर मुंबई की लैंग्वेज में बोलूँ तो वो ग्लैमर है। एनएसटी रेपेट्री दिल्ली में एक ग्लैमर है, और बीइंग एन एक्टर इन एनएसटी रेपेट्री वो आपको ग्लैमराइज करता है, वो आपको एक फेम देता है। वहाँ के एक्टर्स को एक अलग फेम मिलता है, लोग आते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, वो आपको बोलते हैं कि वाह आपकी क्या परफॉर्मेंस थी। आप वहां पे रह के आप स्टार हो, वो एक अलग ही बात है।
और आप अपने आप में जो कॉन्फिडेंस फील करते हो वो तो अलग ही है। वो कॉन्फिडेंस आपका मुंबई में दिखता है, आपकी परफॉर्मेंस में दिखता है, आपके बोलने में दिखता है। आपको खुद सामने के बंदे बोलते हैं कि नहीं मैम आप, दिखता है मैम आपने जहाँ पे परफॉर्म किया है, तो वो परफॉर्मेंस आपकी बोलती है। और वो कैसे बोलती है, क्योंकि हमने एक ऐसी जगह परफॉर्म किया है, हमने एक ऐसी जगह लर्न किया है, हमने एक ऐसी जगह अपने आप को प्रूव किया। तो नो डाउट वो बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहां पे एक्टर्स को फार फार स्कोप दिया जाता है। तो ट्रेनिंग के बाद यहाँ आके आपने अपनी एक्टिंग के लिए कैसे काम किया? कौन सा प्ले था जो आपको बहुत अच्छा मौका दिया एक्टिंग के लिए? हाँ। तो आपका हम्म। किस तरह का स्ट्रगल रहा दिल्ली आके एक्टिंग के लिए? और कैसे आप क्या रियाज करते थे? किस तरह से रियाज करते थे अपनी एक्टिंग को लेके? दिल्ली आके एसआरसी रेपेट्री में तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैंने सारे प्लेस में लीड ही किया। आंख मिचोली में मैं नैना का कैरेक्टर करती थी, और नैना उसका मेन रोल होता था। खामोश में मैं बेड़ारे का कैरेक्टर करती थी, वो मेन लीड होता था। बगिया बादशाह राम की में मैं बहू का कैरेक्टर करती थी, वो मेन लीड था। तो ऑलमोस्ट मैंने देखा जाए तो जिन लाहौर निवेख्या में क्योंकि एज कम थी तो वो छोटी बच्ची का रोल मैं ही करती थी। तो ये था कि मतलब आपको इतना अपने आप को ग्रूम करने का मौका मिलता है। श्री राम सेंटर रेपेट्री में तो मैंने ऑलमोस्ट सारे मेन लीड कैरेक्टर्स किए। हुँ, हाँ, हुँ, जब मैं एमएसटी रेपेट्री आई तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हाँ वहाँ पे तो आपको ऐसे वहाँ पे क्या है, इनफैक्ट श्री राम सेंटर रेपेट्री में भी सेम ही होता है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। वहाँ भी बहुत सीनियर्स होते हैं, यहाँ भी वैसे ही सीनियर्स होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि हाँ ठीक है अभी आपको चांस मिलेगा, बट पहले आपके सीनियर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन हाँ एनएसटी रेपेटी में भी ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं था, बट ये जरूर था कि उतना मौका नहीं आपको मिला जो आपको श्री राम सेंटर रेपेटी करने के लिए। कि आप ऐसा कुछ ये नहीं, अच्छा ये मेन लीड है, ओके ओके, फिजिकल कैरेक्टराइजेशन आपकी रीडिंग के बेसिस पे आपका आपको कास्टिंग कर दी जाती है। हुँ। बट एनएसटी में उतना, क्योंकि काफी लोग होते हैं, रेपेटी की कास्ट बहुत ज्यादा होती है, तो उतना आपको मेन लीड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप मेन लीड ही करोगे, ऐसा कोई श्योरिटी, ऐसी कोई गारंटी। अच्छा, कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि मतलब कोई प्ले होता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। आप ये भी सोचते हो कि ये रोल मुझे मिलता तो बहुत अच्छा होता क्योंकि लगता है हर एक्टर को कि मैं ये रोल करना चाहता हूँ और होता नहीं कि मतलब वो रोल आपको मिले। तब क्या करता है एक्टर? कैसे अपने आप को मतलब बैलेंस करके, चीज़ें करके क्योंकि उसको पूरे प्रोसेस में तो होना है, पूरे समय होना हाँ। है, लेकिन उसके लिए रोल नहीं है। हाँ, नो डाउट। तब एक्टर अपने आप को कैसे रखता है? कैसे आप लोग रखते हो अपने आप को कि कुछ नहीं है लेकिन अपने आप को जो मिला उसमें अच्छा करना है? राइट, ये एक इट्स सीरियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो हर एक्टर फेस करता है। बिल्कुल। जब आप रेपेटिटिव में होते हो, हर एक्टर ये फेस करता है। और सच बोलूं तो ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो आपको आने टाइम में मुंबई में बहुत आपको स्ट्रॉन्ग करती है। आपको आप क्योंकि आप क्या होता है, आप एनएससी रेपेट्री में हो, आप श्रीराम सेंटर रेपेट्री में हो, आप बड़े छोटे समंदर में हो जहाँ पे आपको सिर्फ 25-30 लोगों में आपकी कास्टिंग होनी है। लेकिन जब आप जाते हो बहुत बड़ा समंदर है, जहाँ पे इतने लोगों के बीच में आपकी कास्टिंग, तो ये जो रेपेट्री आपकी प्रिपरेशन कर रही होती है ना, फिजिकली और मेंटली, वो आपको बहुत हेल्प आउट करती है मुंबई में। आपको आपको बहुत पेशेंस देती है मुंबई में। तो नो डाउट अब रेपेटी में क्या होता था, अच्छा ठीक है हमें कोई कैरेक्टर बहुत ही लविंग है और हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते थे, हम फिर भी उसको स्टेज पे उसकी जब तक उसकी रिहर्सल शुरू नहीं हो रही है, जब तक उसका कुछ शुरू नहीं हो रहा है, तो हम उसका अपना खुद से ही उसको रिहर्स कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को करके देख रहे हैं। अच्छा हम होते तो कैसे करते, मैं होती तो ये कैसे करती। ये जो एक प्रोसेस होता है ना अपने आप में, ये कहीं ना कहीं खुशी देता है, कहीं ना कहीं पेशेंस देता है आपको, जो कि मुंबई में तो आप ये भी नहीं करके देख पाते। मुंबई में आपको वो चांस नहीं मिलता है, वो मौका नहीं मिलता है। रेपेटी में तो फिर भी आपको, आप अगर ऐसा कर रहे हो और आप अपनी फीलिंग्स डायरेक्टर के साथ शेयर कर रहे हो, तो डायरेक्टर आपको सेकंड कास्ट ट्रिपल कास्ट में रख।
कि चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, आपका मन है, ओके, और आपको आप ऐसा कर रहे हो तो ठीक है, आप सेकंड कास्ट हो या आप थर्ड कास्ट, तो आपको शो मिलेगा, नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं, लेकिन आप हो, आप करते रहो, प्रयास करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। वो तो चीज आपको मुंबई में भी नहीं, वो आपको मौका सेकंड कास्ट और ट्रिपल कास्ट का मुंबई में भी नहीं मिलता है। तो बेटर ये है कि आपको ये थिएटर, ये रेपेटरीज इतना ज्यादा पेशेंस और इतना ज्यादा कैलिबर दे देती हैं, जो आपको मुंबई में बहुत आगे ले जाता है, नो डाउट। और कहीं ना कहीं ये थिएटर एक्टर्स ही हैं, हम लोग, हम ही है जो इतने स्ट्रांग होते हैं मेंटली, जो हर लेवल पे अपने आप को प्रूव करने के लिए कहीं भी हम लोग स्टैंड आउट करते हैं बिकॉज ऑफ थिएटर। तो मतलब जो ट्रेनिंग आपने 2 साल की बीएनए में की, यहाँ रेपेट्री में आके आपने उसको अप्लाई की जरूर किया होगा, तो हाँ वो ट्रेनिंग कैसे आपको मदद करती है किसी रोल के लिए, या जब आप प्रोफेशनली करते हो तो किस तरह से सहायक होती है वो, क्योंकि वो आपने प्रैक्टिकल करके देखा, क्योंकि शायद आप इसीलिए दिल्ली आए थे कि जो आपने ट्रेनिंग ली है उसको अप्लाई कर पाओ, कि हाँ ऑफ इसे कोर्स, एक बार अप्लाई करके उस ट्रेनिंग देख को, पाओ। हाँ उस ट्रेनिंग को, हाँ तो कैसे ट्रेनिंग अप्लाई किया, को कहाँ अप्लाई यूज, किया, कब 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 उस अप्लाई में आप फंस गए, या कब उस अप्लाई का बड़ा मजा आया, क्योंकि होता है कि कभी कभी कोई प्ले करते हैं तो हम चाहते हैं कि चलो इस तरह इस फॉर्मेट में जाके देखें, इस तरह से उसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या मिलता है। नो डाउट नो डाउट, नहीं नहीं, तो ऑफ कोर्स हम जो ट्रेनिंग करके आते हैं, हाँ हाँ, हम जो ट्रेनिंग करके आते हैं उसको फिर हम रेपेट्री में ही हमें मौका मिलता है उसको अपने आप को प्रूव करने का, और अपने आप को दिखाने का, और अपने आप को सबसे पहले ये शो करने का कि अरे भाई हम तो ट्रेनिंग लेके आए हैं, हम ट्रेंड एक्टर्स हैं, ये अपने आप को कहने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने बीएनए में सीखा, जो अपने आप को वहां पे लर्न किया, वो जब मैं रेपेट्री में करने के लिए आई, और वो जब मैंने टेक्निक्स और अपना वे ऑफ लर्निंग वहां पर दिखाया या यूज किया, तो श्रीराम सेंटर रेपेट्री में नो डाउट रीडिंग से, नो डाउट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपको अच्छे कैरेक्टर्स दिए गए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वहां पे एक्टर्स की कमी है, बहुत एक्टर्स वहां भी बहुत, बट बिल्कुल। आपके परफॉर्मेंस के लेवल पे ही आपको मेन कैरेक्टर्स दिए गए, डाउट उसमें आप करते करते, रिहर्स करते करते, और डायरेक्टर्स के थ्रू आप बहुत चीजें लर्न करते हो, आप बहुत चीजें ग्रूम करते हो, आप ट्रेनिंग में जो चीजें आपने लर्न की हुई है उसको उसको एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, उसको आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, या आपका एग्जीक्यूशन लेवल थोड़ा गलत है, इसको बताने के लिए ही हमारे डायरेक्टर्स। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं हाँ ठीक है बेटा, आपने ये सीखा हुआ है, अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको ऐसे कर। तो जो प्रैक्टिकल होता है ना, वो प्रैक्टिकल हमें रेपेट्री में करने को मिलता है, और इतना ज्यादा प्रैक्टिकल मिलता है सीरियसली, कि वो प्रैक्टिकल करते करते हम और ज्यादा देखा जाए तो फर्निश होते जाते हैं, बहुत रिफॉर्म होते जाते हैं कि नहीं, फिर तो वो एक ऐसा आकार हो जाता है कि आप हमें किसी भी कैरेक्टर में कभी भी करने को दे सकते हो और हम कर सकते हैं। और नो डाउट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये मेरी श्योरिटी है, ये मेरी गारंटी है कि रेपेट्री के एक्टर्स अपने आप में वो लोग पिलर्स हैं, वो लोग पिलर्स हैं, और मैं रेपेट्री के सारे एक्टर्स को सैल्यूट करती हूँ, बिकॉज वो मैंने परफॉर्म करते हुए, चाहे वो एसआरसी के एक्टर्स हो रेपेट्री के, चाहे वो एनएसडी रेपेट्री के एक्टर्स हो, मैंने सबको देखा, और वो अपने आप में पिलर्स। नहीं हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल रेपेट्री में एक मजा और भी होता है ना, कि एक्टर ही सारे काम बैक स्टेज के भी करता है, कि हाँ ये तो है। अपलोड भी एक्टर को ही करना है, मतलब हाँ अगर लाइट लगे तो लाइट लगाने के लिए भी एक्टर आएंगे, मतलब सब मिलजुल के ही काम होता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब एक्टर है तो सिर्फ एक्टिंग ही करेगा, एक्टर है तो वो करेक्ट, सब कुछ करेगा और वो वाह सब कुछ वाह, जानेगा, हाँ है ना, हाँ, मतलब मुझे तो ये रेपेट्री की बहुत खासियत नजर आती है कि सब लोग करेक्ट, बराबर होते हैं वहां, सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, और वो बहुत ज्यादा सिखाता है हमें एक दूसरे बहुत के साथ काम करना। एग्जैक्ट, मतलब आपने ये जो क्वेश्चन किया है सीरियसली, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, जब मैं बीएनए से ट्रेनिंग लेके श्रीराम सेंटर रेपेट्री गई और मुझे वहां ये बोला गया मेकअप करने के टाइम में, मुझे आज भी याद है कि आपको खुद से अपना मेकअप करना है और आपको खुद से अपना पफ वॉश करना है। तो वो मेरे लिए इतनी नई चीज थी, क्योंकि बीएनए में ऐसा था ही नहीं, हमारे खुद के मेकअप आर्टिस्ट आते थे, हमारा मेकअप करते थे, और हम तो मेकअप, हम क्यों पफ वॉश करेंगे भाई, हम एक्टर है।
हमने बीएनए में हर एक छोटी छोटी चीज हमको अवेलेबल कराई जाती थी, तो हम तो वैसे वाले एक्टर थे। जब मेरे को एसआरसी ने में ये आया कि आपको ही अपनी ये काम करना है, कॉस्ट्यूम आपको उठा के रखनी है, कोई और उठाने के लिए नहीं आएगा, तो मुझे लगा ये तो बड़ी अजीब चीज है, ये क्या चीज है। और पहले स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी भी हुई, थोड़े एक्टर्स के साथ समटाइम्स आपके थोड़े क्लैशेस भी हो जाते हैं, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों, चीजें होती हैं। मैं आपको बोल रही हूँ आपको और ग्राउंडेड कर देती, इतना ग्राउंडेड कर देती हैं, आपका सारा ईगो कहीं रह ही नहीं जाता है। ये जो आपको खुद से अपना सारा काम करना होता है, और इसका हमको क्या फायदा मिलता है जब हम मुंबई में आते हैं, हमें ये बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पे जो अदर एक्टर्स होते हैं ना, वो हमें ऐसे देखते हैं और हमें बोलते हैं, हमारे बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड ओनली, वो हमें बोलते हैं कि अच्छा आप थिएटर एक्टर हो। तो हम कहते हैं हाँ, मतलब उनको हमारे, क्योंकि उनको पता होता है अरे ये तो अपने काम खुद ही कर ले रहे हैं, और ये सिर्फ थिएटर एक्टर्स करते हैं, क्योंकि हमने जो प्ले में अपनी सारी सारी छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करके सब करना सीखा है ना, वो थिएटर एक्टर्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो मुंबई में हमें इसका बहुत ये मिलता है, जब लोग बोलते हैं अरे अरे मैम ये आपने कर लिया, नहीं 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 मैम ये हमारा काम है, आप छोड़िए। तो हम कहते हैं नहीं नहीं दादा हम कर लेंगे ये काम। तो वो हमें थिएटर सिखाता है, इतना ज्यादा ग्राउंडेड होना, नो डाउट। तो फिर आपने रेपेट्री के बाद बॉम्बे का प्लान कैसे किया? बॉम्बे गए तो कैसे शुरुआत की? और पहला सीजन आपको मतलब कौन सा मिला और कैसे हाँ। मिला? जब मैं रेपेट्री के बाद जब मैं मुंबई आने का मैंने प्लान आउट किया कि नहीं अभी तो नाउ आई हैव टू मुंबई, तो वो ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल फेवर में नहीं थे, वो बिल्कुल फेवर में नहीं थे कि मैं मुंबई जाऊं, बिकॉज उनको लग रहा था कि अच्छा काम तो कर रही है दिल्ली में, अभी क्या मुंबई जाने की जरूरत। बट जो होता है कि एक फाइनल गोल, एक फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल एम, ड्रीम सिटी मुंबई, नहीं वहां जाके काम करना है, तो वो तो था ही। तो अपने पेरेंट्स को किसी तरीके से मैंने उनको ये किया कि नहीं अभी तो मुझे जाना है। मम्मी पापा एट लास्ट अग्री हो ही जाते हैं, ठीक है चलो जाओ। फिर मैं जब यहाँ आई तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि मैं आपको नहीं, हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं इतना अच्छे से दिल्ली में भी 2 साल काम कर लिया था, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही था कि हम तो मतलब बस ऐसे करके, तो वो ऑडिशंस में भी दिखता था, लोगों को दिखता था कि हाँ कॉन्फिडेंट लड़की है। उसके बाद ऐसे ही रैंडमली ऑडिशंस दे रही थी, रैंडमली कहीं भी जा रही थी ऑडिशंस दे रही थी, तो एक नया माइक्रो शो बन रहा था, संकट मोचन हनुमान। और यहाँ पे मुंबई में कैसे है कि हम लोग जैसे थिएटर एक्टर्स हैं, तो हम लोग के लिए लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होती है, हमारे लिए शुद्ध हिंदी संस्कृत ये बहुत ही सिंपल चीज होती है, और लैंग्वेज को हम बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। तो जब मैं वहां पे ऑडिशन के लिए गई तो माइक्रो शो था, उनकी ऑलमोस्ट 2 पेजेस की स्क्रिप्ट थी, और पूरी संस्कृत मिक्स शब्द थे, हार्ड कोडिंग। तो मैंने उनको कुछ, आई रिमेम्बर 5 to 10 मिनट्स में मैंने उनको होल स्क्रिप्ट करके दिखा दी, तो उनके लिए वो बहुत ही बड़ी चीज थी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर एक्टर्स में हिंदी उतना अच्छे से नहीं बोल पाते, ऊपर तो माइक्रो हिंदी। तो उनको लगा कि अरे वाह ये लड़की तो सही है। तो वहां से मुझे वो पहला शो मिला, वो संकट मोचन हनुमान था DD1 का। और अगर मैं आपको बोलूँ तो ऐसा होता है कि जैसे थिएटर होता है वैसे यहाँ पे DD1 के शोज होते हैं, ये आपको बहुत सिखाते हैं। सिखाते इसलिए हैं क्योंकि जब आप कोई सैटेलाइट शो करते हो तो उसमें क्या होता है, वो सिर्फ मैक्सिमम सैटेलाइट शो एक दिन में 2 या 3 सीन, लेकिन जब आप DD1 का शो करते हो तो वो एक दिन में 10 10 12 12 सीन। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उससे आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपका करने का पावर बढ़ता है। दूसरा, आपका लर्निंग कैपेसिटी बहुत तेज हो जाती है। स्क्रिप्ट देखा, आपको लर्न करो सीन करो, लर्न करो सीन करो। अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपनी स्क्रिप्ट को याद कर सकते हो, क्योंकि DD1 का शो है, बजट ज्यादा नहीं है, सीन ज्यादा निकालने हैं, आपको तुरंत रेडी। तो इस तरीके से मेरा पहला शो रहा संकट मोचन हनुमान। नो डाउट उसने काफी कुछ सिखाया। और उसके बाद फिर काफी शोज किए, अजब गजब घर जमाई किया मैंने, उसमें मेरा कॉमेडी कैरेक्टर था, और बड़ा ही इनोसेंट कैरेक्टर था। उसमें भी ऐसा 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 नहीं, थिएटर में मैंने बहुत कॉमेडी की,
बट वो इतना प्यारा इनोसेंट कैरेक्टर, इतना फुल ऑफ कॉमेडी, फुल ऑफ लाइफ, कलरफुल कैरेक्टर, वो जो करने का मौका मिला तो उससे भी समझ में आ रही है आपके अंदर तो एक ऐसा क्यूट सा, एक ऐसा बच्चे सा कैरेक्टर भी छुपा हुआ है। और जिसको आप क्या होता है कि जब आप कोई शो कर रहे होते हो तो आपको बड़ा लंबे तक उस कैरेक्टर को अपनी अंदर उसकी जर्नी करवानी पड़ती है और उसको एकदम जिंदा रखना पड़ता है उस कैरेक्टर कि कभी भी कैमरा ऑन आपको उस कैरेक्टर में आना है। क्योंकि हम थिएटर एक्टर्स हैं तो हमें क्या होता है कि हम एक कैरेक्टर को पकड़ते हैं तो हम उसको लेकर चलते हैं, हम उस कैरेक्टर बिल्कुल। को लाइव कर देते हैं, जीवंत कर देते हैं, हमें उसको पूरा सस्टेन करना होता है कि नहीं हमारा ये कैरेक्टर ऐसा है तो हमें ऐसे ही करना है। तो ये इस तरीके से पता चला कि अच्छा आपके अंदर एक ये भी कैरेक्टर है, इतना जो आपका इतना प्यारा एक कॉमेडी का आपने ऐसा किया, उस कॉमेडी को आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मतलब फिर मैंने कॉमेडी, नेगेटिव, पॉजिटिव, हर जोन में, नो डाउट, मुंबई में। और कलरफुल कैरेक्टर्स बहुत थी और मुझे आज भी वो वेरिएशन बहुत पसंद है लाइफ में कि जब भी कोई कैरेक्टर हो तो उसमें आप कैसे उसको वेरिएट कर सकते हो। वैसे तो सारे थिएटर एक्टर्स को ये बहुत अच्छे से पता होता है, बट जब हमें करने के लिए मिलता है तो हम उसको प्रूव बहुत अच्छे से करते हैं, ये तो है। तो थिएटर और टीवी एक्टिंग में हम्म। क्या आपको कभी कोई दिक्कत हुई और ये क्या अंतर महसूस किया आपने? या थिएटर की वजह से टीवी एक्टिंग में आपको बड़ी सुविधा हुई? क्योंकि कैमरे के हाँ, सामने करना, स्टेज में करना दोनों अलग तरह का काम है। तो वो कैसे ऑफ अलग कोर्स, हो जाता है? ये आपने बिल्कुल सही कहा, नो डाउट ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जब मैं नई नई मुंबई आई और मैंने एक कैमियो किया था, एक घर बनाऊं, एक उसमें रुक जाना नहीं में कैमियो किया था। हुँ। तो मेरे हिसाब से मैंने वो बहुत अच्छा किया था, बहुत वेल परफॉर्म किया था। बट आज मैं अगर उसको कंपेयर करती हूँ अपनी अदर परफॉर्मेंसेस से तो मैं ये देखती हूँ कि वो थोड़ा लाउड, पर कैमरे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाउड। जब मैंने उसको बाद में अपनी परफॉर्मेंस के बाद जब उसको ऑन एयर होते हुए देखा, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये थोड़ा सा लाउड लग। वो ना धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि आपको बहुत सेटल करना है, बहुत सेटल करना है, बिकॉज कैमरे के लिए उतना भी। और वो आप क्योंकि एकदम निकले होते हो और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाउड होता है थिएटर में तो वो उस समय आप नहीं समझ पाते। बट करने के बाद जब आप अपने आप को कैमरे में देख रहे होते हो ना तो वो आपको समझ में आता है, यार वो थोड़ा सा लाउड हो, थोड़ा सा लाउड था। तो एक ब्लिंक भी करते हैं तो वो कैमरा में समझ में आता है। और हमें क्या होता है कि थोड़ा सा थिएटर में लाउड ब्लिंक करना पड़ता है। तो बस सिर्फ फर्क इतना है कि कैमरा यहाँ है और थिएटर की ऑडियंस यहाँ है। तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, हमें परफॉर्म यही करना है, बस हल्का सा डिस्टेंस को कवर अप करना। और वो जहां आपको समझ में आ गया तो फिर ऐसा नहीं होता है कि थिएटर एक्टिंग और टीवी एक्टिंग में कोई फर्क है या फिल्म एक्टिंग में कोई फर्क है। इनफैक्ट अगर आपको एज अ थिएटर आर्टिस्ट इंटेंसिटी आपको पता है तो बस इंटेंसिटी को कैसे घुमा देना है, ये हमसे बेहतर और कौन सा है। अच्छा, लेकिन जैसे कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि 2-2 सीरियल एक साथ चल रहे हैं। एक चल रहा हम्म। है, दूसरा भी चल रहा है और एक कैरेक्टर लंबे समय तक कैरी करना है, वहाँ भी एक कैरेक्टर कैरी करना है। हाँ, हम्म। और अपनी ज़िंदगी भी है और अपना भी एक कैरेक्टर है ना? क्योंकि आप उससे निकलते भी हो, फिर कैरेक्टर में जाते हो, तो ये हम्म। और कंटिन्यूटी भी मेंटेन करनी है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन कर पाता है एक एक्टर? क्योंकि अपनी ज़िंदगी भी है, सीरियल की ज़िंदगी जो लगातार शूट में उसको जाना है, मेंटेन करना है, फिर उससे निकलना हम्म। भी है। हम्म। हाँ, नो डाउट आपका कहना बिल्कुल सही है। लाइफ बहुत ही थोड़ा हौच पौच सा हो जाता है। अपनी अपना फिजिकल आपको बड़ा मेंटेन करना पड़ता है। बीइंग एन एक्टर आपको अपनी फिजिकल डेली लाइफ को बड़ा मेंटेन करना, अपने अपीयरेंस को भी ध्यान रखना है। आप कैसे दिख रहे हो वो भी ध्यान रखना है और आपको सेट पे भी प्रेजेंटेबल रहना है। आपको ऑन कैमरा बहुत प्रेजेंटेबल रहना है बीइंग एन एक्टर, बिकॉज आप एक्टर हो, कैमरे पे आपको दिखना है। आपके बैक ऑफ द लाइफ, आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि आप कैसे कर रहे हो या आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो
नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा होता है और वो मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको रेस्ट लेना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो माइंड उतना एक्टिव नहीं रह पाता है। इन सारी चीजों को मेंटेन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन मेंटेन हो जाता है। मैं भी एक टाइम पे ऐसा था कि दो दो तीन तीन शो एक साथ कर रही थी। और ऐसा भी होता है जब लोगों को पता होता है कि यार ये बंदा या बंदी अच्छा एक्टर है, अच्छी एक्टर है, और उसके साथ साथ एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, तो वो आपको सपोर्ट, नो डाउट सपोर्ट करता है। मेरे प्रोड्यूसर्स ने तो मुझे किया है, प्रोडक्शन ने भी किया है। मैं तो इनफैक्ट ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ के लोग भी ऐसा बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, सेट पे भी ऐसा बोला जाता है कि आप भले ही एक्टर 19 हो जाओ चलेगा, बट एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप अच्छे हो तो हम 19 भी चला लें। लेकिन अगर आप एक्टर 20 हो और आप ह्यूमन बीइंग अच्छे नहीं हो तो हम नहीं बेयर कर पाएंगे, सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूरा कॉपरेट करते हो तो वो भी आपके साथ कॉपरेट करते हैं। वो तो कहीं कभी नहीं है मैं कि मतलब अगर आप इंसान अच्छे हो तो लोग आपके साथ मैनेज करके उसको अच्छे से बनाते ही हैं। वो हाँ। तो पहली बात है कि आपको इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे एक्टर हम्म। के लिए। तो अब मतलब आपका कौन-सा सीरियल जो आपको बहुत पसंद हो, बहुत लंबे समय तक चला, आपको बहुत मज़ा आया उसमें करने में? और उसमें मज़ेदार कोई घटना जो आपको याद हो, कि मतलब ये हाँ घटना हाँ। मुझे कभी नहीं भूल सकती। मतलब होती है ना, बहुत सारे हम्म। सीरियल में या बहुत जगह पे जो कुछ घटना घटती है और हमें याद रह जाती है। और वो कभी नहीं हाँ। ना भूलती है ना हम भूलना हम्म। चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ जुड़ा होता है। हम्म। नहीं नहीं, ऐसे तो मैंने काफी शोज लंबे किए हैं, और उनके कैरेक्टर्स से नो डाउट मुझे बहुत प्यार है। मतलब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको पता है, इनफैक्ट सेट पे क्या हो जाता है कि आपको आपके नाम से लोग बुलाना भूल जाते हैं, आपको आपके कैरेक्टर नेम से बुलाया जाता है। अच्छा। और आप भी, और आपको भी ऐसे ही हो जाता है, वो आपको आपकी कैरेक्टर नेम से फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे कि आपका नाम है लॉली, मेरे कैरेक्टर का नाम तो लॉली, तो वो आपको बोलेंगे लॉली, लॉली। और आप भी बोलोगे हाँ, हाँ क्या कर रही हो लॉली, हाँ मैं ये कर रही हूँ। आप अपना खुद का नाम भूल जाते हो कि अरे मेरा नाम तो सुनैना था, वो आपको लॉली बोल रहे हैं, आप लॉली में एडमिट कर रहे हो, हाँ हाँ मैं लॉली। ऐसा हो जाता है। और हाँ, और हर शो के साथ ऐसा हो जाता है। मेरा एक शो में मेरे कैरेक्टर का नाम था पम्पू, अभी मुझे सेट पे सब पम्पू बोलते हैं, और मैं हाँ हाँ ऐसे करती थी। एक कैरेक्टर मेरा नाम था सताक्षी, वो आपको सताक्षी, सताक्षी कहाँ हो, हाँ हाँ, मतलब। और हम लोग कैसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो जाते हैं कि सेट पे रहते तो सताक्षी, घर आने के बाद सुने। ये जो एक हमारा होता है, ये भी बहुत अलग होता है। तो काफी नो डाउट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं एक शो कर रही थी अजब गजब घर जमाई, जिसका कैरेक्टर था लॉली। और वो इनफैक्ट उसमें मेरे साथ हिमानी मैम भी थी, और मेरे लिए वो बहुत इसलिए नया था क्योंकि मैं जब छोटी थी और हिमानी मैम को ऐसे मैंने टीवी में फिल्म्स में देखा था, और अजब गजब घर जमाई में जब वो मेरी नानी बनी तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी कि अरे यार इनको मैं, ये मेरी नानी मतलब बन रही है, जिसको मैंने हम आपके हैं कौन और डीडीएलजी में देखा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी वो, बहुत। और मैं आज भी याद है कि जब हमारा पहला प्रोमो शूट हुआ था और मैं हिमानी मैम के पास गई थी और मैंने बोला मैम मैं थिएटर से हूँ और मैं बीएनए पास आउट हूँ और मैं साल की रिपीट में थी, अमित की रिपीट में थी, और वो बड़ी खुश हुई और मैंने फिर उनके पैर छुए, मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ काम करके। बोले अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि थिएटर की लड़की आई है ये करके। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रह जाते हैं, और ऐसे लगता है वाह। जब इनफैक्ट कहीं आप जब भी मैंने जब भी टीवी शो किए हैं तो ऐसा होता है कि आपको थिएटर के एक्टर्स को मिलने एक शो में कर रही थी, जैसे कुंवारा है पर हमारा है कर रही थी, तो उसमें मेरी सास का एक कैरेक्टर कर रही थी। वो मराठी थिएटर की, मराठी फिल्म्स की, मतलब बहुत ही फेमस एक्टर है अमिताभ खोपकर। उनके साथ काम करके इतना अच्छा लगा। वो भी मतलब वो भी एक पिलर है मराठी थिएटर में, मराठी फिल्म्स में वो पिलर है, मतलब इतनी अच्छी एक्टर है वो। अ, रीमा लागू जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया हुआ है मराठी थिएटर में। तो जब उनके साथ मैंने काम किया और वो मेरी सास थी और मैं बहू थी, इतने सीन हम लोग इतने अच्छे करते थे क्योंकि वो जो थिएटर की एक ट्यूनिंग हो जाती थी। और मैं उनको मैम बोलती थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैम मत बोला कर, तो मैंने बोला मैम आप इतनी सीनियर हो, तो बोली अरे मुझे मराठी थिएटर में सब माँ बोलते हैं तो मुझे माँ बोला कर। तो वो
इतना अच्छा लगा, मैं उन्हें आज भी माँ ही बुलाती हूँ। और जब मैं ये बालाजी का शो कर रही थी चंद्रकांत, तब मैं बहुत छोटी थी, तो शो आता था कसौटी जिंदगी की, उसमें उर्वशी ढोलकिया थी। तो उर्वशी ढोलकिया कोमोलिका बनती थी, तो बड़ी थोड़ा एक ऐसी कोमोलिका कोमोलिका को हम देखते थे, और एक कोमोलिका। जब मैं चंद्रकांता करने गई और उसमें उर्वशी ढोलकिया, तो मेरे लिए वो भी एक मतलब ऐसा था कि ओ, मैं उर्वशी ढोलकिया को ऐसे देख रही हूँ, मेरा सीन इनके साथ ऐसे होगा। तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज थी। आज जब हमारी एक्टर्स मीटिंग हुई एकता कपूर के साथ, तो मेरे को वो भी बड़ा चीज, बहुत बड़ी चीज थी कि यार एकता कपूर के साथ, मतलब मैं तो बड़े बचपन से सोचती थी मुझे एकता कपूर के साथ काम करना है, और आज मैं एकता कपूर के साथ ऐसे टेबल पे बैठ के बात कर रही हूँ। तो मतलब ये कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं। उर्वशी मैम के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो भी हर बात पे हाँ। और मेरे सीन ऐसे होते थे इनफैक्ट, तो हंसी आती थी। उसमें बड़ा प्यारा सा एक कॉमेडी कैरेक्टर था, जो कि बड़ी हो गई है बट फिर भी बड़ी है। तो वो मैम, जब उर्वशी मैम के साथ परफॉर्म कर रही थी, और मैं समटाइम्स बड़ा लाउड रिएक्शन देके जब वो सीन होता था, तो जब कट हो जाता था, तो उसके बाद वो खुद ही हंस देती थी, क्या सही है। तो ये सीरियल के जो मतलब मोमेंट्स होते हैं, ये आपको हमेशा याद रह जाते हैं, और बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही ये है। बिल्कुल। तो बॉम्बे रह के सीरियल ही करते हो या फिर थिएटर भी कर पाते हो? समय मिलता है आपको थिएटर के लिए? हाँ, मैंने किया है लेकिन बहुत तो नहीं किया, ये तो है। मैंने किया है राजीव शर्मा जी के साथ। हम्म। आपको पता होगा, वो भी एनएसडी से ही थे। उनके साथ ही मैंने मुंबई में थिएटर किया है। और उसके अलावा अगर आप बोले तो हाँ, मैं ये बात बोलती हूँ कि मैंने बहुत थिएटर नहीं किया है, क्योंकि मुंबई में भी सेम वैसी ही कंडीशंस हैं जो हर जगह है, कि अगर आप थिएटर कर रहे हो तो आपको रोज रिहर्सल पे जाना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। और वो हमारे लिए, अगर आप टीवी में या फिल्म्स में या वेब सीरीज में काम कर रहे हो, इनफैक्ट फिल्म्स में तो फिर भी मैनेज हो जाता है, बट टीवी में मैनेज होना बहुत, क्योंकि हमारा, हमें शूट का, नॉर्मली हमारा रोज ही शूट होता है, महीने में 15 दिन 20 दिन तो होता ही है। तो टीवी का काम ऐसा होता है कि बॉडीली आप इतना टायर्ड हो जाते हो कि जब आपको टाइम मिलता है तो आपको घर के सारे हाउस होल्ड चोर्स और इतना काम होता है कि आपको वही करना रह जाता है। तो इस वजह से हम उतना थिएटर को टाइम नहीं दे पाते, इसलिए मैं उतना तो कंटिन्यू नहीं कर पाई, नो डाउट। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है कि मतलब आप एक दिशा में लगे हो तो टाइम नहीं हाँ मिलता। तो वहाँ पे भी मतलब अपने आप को एज़ अ एक्टर नई-नई चीज़ों की खोजने के लिए, नई तैयारी करने के लिए, एक्टर की अपनी प्रिपरेशन भी होती है कि आप एक सीरियल तो कर रहे हो, लेकिन आगे के लिए भी तो प्लान बनाता है, आगे के लिए भी अपनी तैयारी कर रहा होता है, कि नेक्स्ट क्या करना है, आगे की तैयारी कैसे करनी है, आगे वाले समय में जो बदलाव आ रहे हैं, उस बदलाव के साथ कैसे जाना है, क्योंकि बदलाव भी तो लगातार हो रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या तैयारी होती है एक्टर की? मतलब आप क्या तैयारी करते हो? बिल्कुल सही कहा। अ, ये इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दूंगी कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमारी स्कूलिंग कराई जाती है, उसके बाद फिर मम्मी पापा हमें एक अच्छे कॉलेज में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को देख रहे होते हैं, ड्रीम कर रहे होते हैं वो हमारे फ्यूचर का, कि हमारा बच्चा ऐसे बनेगा। सेम वैसे ही हमारी स्कूलिंग, जो हमने अपना फ्यूचर देखा होता है कि हमें मीडिया की, हमें एक्टिंग की, हमें फिल्म की फील्ड में जाना है, हमने वो स्कूलिंग की, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अपने आप को ग्रूम किया, अपने आप को लर्न किया, वहां से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम मुंबई आकर कैमरे, यहाँ पे हमें कई चीजें रियलाइज हुई। अच्छा, आप एक्टिंग वाइज तो परफेक्ट हो, बहुत परफेक्ट हो, आप बहुत अच्छे हो, बट आपको अपने लुक में चेंज करना है, आपको वो डेवलप करना है, आपको पर्सनालिटी वाइज एकदम फिट होना है। चाहे आप माँ का रोल कर रहे हो, चाहे आप सास का रोल कर रहे हो, चाहे आप बेटी का रोल कर रहे हो, बट यू हैव टू बी फिट ऑन कैमरा। ये जो चीजें होती है ना, ये मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं इसको, नो डाउट ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी और के साथ ये नहीं बोलूंगी कि ऐसा सबके साथ है, मेरा ऐसा पर्सनल पॉइंट है। हम थिएटर में कहीं ना कहीं इस चीज को लूज करते हैं। हम हम परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम परफॉर्मेंस के लिए दिन रात एक कर देते हैं, उसका लुक पे ध्यान। बट सीरियस सीरियसली मुंबई में ये बहुत मैटर।
अ, यहाँ पर अगर आपको मेड भी चाहिए होती है तो भी बड़ी खूबसूरत चाहिए। टीवी में तो बहुत खूबसूरत चाहिए, फिल्म्स में और वेब सीरीज में वो रियल देख लेंगे, वो आपको रियल सिचुएशन में देख लेंगे, बट टीवी का क्राइटेरिया तो खूबसूरती ही है। उनको मेड भी खूबसूरत चाहिए होती है। तो वो हमें लगता है कि अपने आप को जो फिट करना है ना, वो हमें मुंबई आके पता चलता है कि आपको जो हमारा मिसिंग होता है वो यहाँ पे एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं होना चाहिए, मैं आपको बोल। और हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ता है, अपने लुक्स पे ध्यान देना पड़ता है। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि ठीक है हम ऐसे नहीं है, बट फिर भी हमें अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करना पड़ता है, बिकॉज डिमांड भी वही है। जैसे कि आपने बोला कि समय के साथ चलना पड़ता है, तो नो डाउट हमें हमें अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय हमें पीछे, और वो हमें पीछे छोड़ दे इससे पहले हम उसको पकड़ लें, क्योंकि हमें काम करना है। क्योंकि हाँ, लगातार नए-नए लोग भी आते रहते हैं, नए लोगों के साथ भी मर्ज करना है अपने आप को, है ना? कि दिन प्रतिदिन चीज़ें बदल रही हैं। अच्छा, तो फिर आने वाले समय के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? मतलब आपने क्या सोचा है कि क्या-क्या अभी करना बाकी है? क्योंकि प्लानिंग तो हमेशा रहती है और रहनी भी चाहिए, है ना? अभी तो बहुत समय है आपके पास, अब खूब सारा समय है। जी हाँ, राइट। राइट। क्या प्लान है कि मतलब टीवी सीरियल करना है कि फ़िल्में भी करनी है, फ़िल्मों में भी जाना है? मतलब क्या-क्या और प्लानिंग, जैसे थिएटर से टीवी सीरियल तक या टीवी सीरियल तक फ़िल्मों की भी तो प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल। और फिल्म्स की प्लानिंग भी है, नो डाउट ऑफ कोर्स। एज एन एक्टर हमारा मन होता है कि हम फिल्म्स भी करें, लेकिन मैं आपको एज एन एक्टर ही मेरे को अपने आप को प्रूव करना है, एज एन एक्टर ही मुझे परफॉर्म करना है। मतलब मेरा वो सपना नहीं है कि स्टारिज्म, मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे जाने कि सुनैना शुक्ला एज एन गुड एक्ट्रेस, एज एन एक्सीलेंट एक्ट्रेस, लोग बोले वो कमाल की एक्ट्रेस है जब वो परफॉर्म करती है। तो वो एक मेरा ड्रीम है कि मुझे फिल्म में भी, वेब सीरीज में भी, और मुझे सच में मैं आपसे बोल रही हूँ, मुझे परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टर्स, परफॉर्मेंस बेस्ड कैरेक्टर्स चाहिए, जिसमें मैं परफॉर्म कर पाऊँ, जिसमें मैं अपना अपना ये टैलेंट दिखा पाऊँ कि हाँ यार, क्या टैलेंट है मेरे अंदर। क्योंकि हम थिएटर के हैं तो वैसे भी हम लोगों के अंदर एक्टिंग मतलब भरी होती है, हमें दिखानी होती है कि हाँ हम कितना अपने आप को वेरिएट कर सकते हैं। तो वो जो वेरिएशन करने का मतलब चांस चाहिए तो ऑफ कोर्स फिल्म्स में चाहिए, और फिल्म्स में तो नो डाउट कैरेक्टर्स को ऐसे रियल उठाते हैं, तो हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम वो रियल परफॉर्मेंसेस हम थिएटर एक्टर्स जितनी अच्छी दे सकते हैं उतना और कोई दे भी नहीं सकता। तो नो डाउट फिल्म में भी है, करने का मन है, ऑफ कोर्स करने का मन है, और जरूर मौका मिलेगा, और अपने आप को प्रूव भी करना बहुत सारे लोग बीएनए के हैं जो आपके जूनियर हैं, तो वो भी है। बॉम्बे जाना चाहते हैं, रेpertory जाना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें कि उनके लिए, जैसे आपके लिए चीजें आसान बनती गई, उनके लिए भी चीजें आसान बनती जाएं? हम्म। सबसे पहले तो अगर आप मुंबई आ रहे हो तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आइए कि आपको बहुत पेशेंस चाहिए। आपको आते ही काम नहीं मिलने वाला, मिल भी सकता है, बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। मतलब अगर इन केस आपको आते ही काम नहीं मिलता है तो आपको अपने आप को हर पल, हर सेकंड ये देखना है कि आपको क्या लर्न करना है, क्या सीखना है। अच्छा, मैंने फिर वही बोला कि आप कहाँ पे किस चीज में थोड़ा सा पीछे हो रहे हो, और अगर आपको ये रियलाइज हो गया कि आप यहाँ पे पीछे हो रहे हो तो प्लीज ट्राई टू ग्रैस्प दैट, ट्राई टू लर्न आउट दैट। ऐसा नहीं होना है कि अच्छा ये कभी नहीं, ऐसा कभी सोचना ही नहीं है कि मेरे अंदर ये कमी नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया कि आप परफेक्ट हो और आपके अंदर ये कमी नहीं है, ये गलत है, और फिर आप कभी भी डेवलप नहीं हो सकते, आप कभी भी अपने आप को नहीं कर सकते। आपको हर पल ये रियलाइज करना है। अगर आपने अपने मिस्टेक्स को समझ लिया तो नो डाउट आपकी जर्नी फैबुलस होने वाली, वंडरफुल होने वाली है आपकी जर्नी, अगर आपको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज। क्योंकि नो डाउट ये सबके साथ होता है। हम भी जब नए नए आए थे तो ऐसे ही इतने कॉन्फिडेंस में थे कि हमारे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं, हम तो मतलब नहीं, ऐसा नहीं। अ, यहाँ का मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट, अगर उस मार्केट को आप इजिली अंडरस्टैंड कर लोगे तो यहाँ के लोग आपको बड़ा इजिली एक्सेप्ट कर लेंगे और बड़े इजिली आपको चांस देंगे। लेकिन वो क्यों नहीं दे रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है, इतनी तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम या कहीं कुछ क्लॉजेस हैं
उसको आपको दूर करना। और अगर आप उसके लिए रेडी हो, अगर आप उसके लिए पेशेंट हो, तो मुझे ऐसा लगता है जर्नी बहुत ही, नो डाउट, बहुत। बस बी प्रिपेयर फॉर दैट। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आदमी को सच बात है, आदमी को हर समय अपने लिए मतलब अपने आप को जज करना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को जज करें, बिल्कुल। अपनी कमियों पर ध्यान रखें, है ना? और जैसे आपने कहा कि लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए पहली बात और बहुत नॉर्मल रहना चाहिए मतलब तभी आप नई चीज़ें अपने अंदर ला सकते हैं जब आप पानी की तरह हो। कि वाटर हाँ। कहीं भी चला जाता है, कोई भी शेप और आकार ले लेता है और बड़ा आसान होता है। सच में सुनैना जी बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, बड़ा अच्छा लगा। सच में बहुत समय बाद हम लोगों ने बातें की, ऐसी गपशप मारी थैंक यू है ना? और सो बहुत मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच कि ऐसे हम लोग फिर मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, गपशप करते रहेंगे, एक्टिंग के ऊपर, काम के ऊपर। क्योंकि ज़रूरी है ना कि हम अपने काम के ऊपर बातें करें, तो हमें भी एक व्यू मिलता है देखने का। नहीं तो होता क्या है कि हम लगातार सिर्फ़ काम करते चले जाते हैं, हाँ। अपने आप को भी देख नहीं पाते। और इसी तरह ये पैंडेमिक मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। आपके लिए कैसा रहा? ज़रूर बताएँ मेरी- कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया। और ऐसा मैं मतलब इनफैक्ट री एनर्जाइज फील कर रही हूँ, वो सारे एक्सपीरियंसेस को दोबारा से रिकॉल करना, आपके साथ शेयर करना। तो मैं खुद भी इनफैक्ट बड़ी री एनर्जाइज एक्टिव फील कर रही हूँ, मैं इस टाइम पे बहुत एक्टिव फील कर रही हूँ। नहीं, जैसे अभी पैंडेमिक हुआ, कुछ समय हम लोग अपने-अपने घर गए, है ना? मतलब लोग अपने घर के लोगों के साथ रह पाए, नहीं तो काम, 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 काम। क्योंकि हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम के साथ घर-परिवार भी ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा लम्हा बना, मुझे तो लगता है कि मतलब अपने बारे में सोचने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए एक समय मिला, नो डाउट। है ना? क्योंकि आप भी बहुत समय अपने घर रहे, तो आपका हाँ। कैसा समय बीता, कैसा रहा? मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा अपने घर पे बहुत सारा समय व्यतीत किया, बहुत समय बाद मतलब अपनी फैमिली के बहुत। साथ आप गए। 2006 के बाद इतना लंबा समय, 5 महीने, 5 months, इट्स अ लॉन्ग टाइम सीरियस। और बहुत ही इतने समय बाद फैमिली को इतने करीब से देखना, उनके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, मतलब वो आपको एक्सपीरियंस ऐसा था ना, अल्टीमेट एक्सपीरियंस था, आप बता नहीं सकते। और आपके पेरेंट्स को इतना अच्छा लगा इतने टाइम बाद। और ये मैं तो आपको ये बोलूंगी कि ये पैंडेमिक ने आपको, हमें और सब लोगों को इतना सिखाया है ना, इतना स सिखाया है। मतलब एक्चुअली लाइफ क्या है, ये पैंडेमिक ने हमें बताया। सही बात हमारे हैंड्स में कुछ है ही नहीं, ये बियॉन्ड आवर रीच है, आउट ऑफ आवर रीच है। कुछ चाह कर भी कुछ नहीं है, वो हमें इस पैंडेमिक ने बताया। है। और ज्यादा पेशेंट किया है हमें इस पैंडेमिक। बहुत कुछ सीखा मैंने इसमें, नो डाउट। सच। एक्चुअली रियल लाइफ हमें पैंडेमिक ने सिखाई है। सच में, सच में। कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, बहुत कुछ, हाँ। बहुत कुछ। राइट। और ये जो आज हम लोग गपशप कर रहे हैं, पैंडेमिक नहीं होता तो गपशप भी नहीं होता। ये पैंडेमिक ने नो गपशप को दिया है। नो डाउट। हाँ, तो पैंडेमिक की